जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मार्ग में। तो आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की अपनी हम क्लास करने जा रहे हैं करंट अफेयर क्लासेस, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं आज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली करंट अफेयर चलती है हमारे इसी यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मार्ग पर। बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको कुछ भी ऐसी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए हुए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, साथ ही साथ आप हमें यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की डेट 20 अप्रैल 2024 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आए हैं। चलिए, बिना किसी समय को वेस्ट किए करते हैं आज की क्लास का आगाज। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अभी इनकी नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन अभी इन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है। ये कब कार्यभार संभालेंगे तो वो हम सब सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए आर के धवन, या बी है ना करमवीर सिंह, या सी दिनेश कुमार त्रिपाठी, या डी आर हरि कुमार। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कोशिश किया करिए, अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब पता है तो कमेंट में मेरे बताने से पहले आप कमेंट करें। ठीक है, चलिए, तो ये रही उनकी इमेज। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इनसे पहले कौन थे या किसकी जगह रिप्लेस हुए हैं। ठीक है, ये इनसे पहले जो थे वो रिटायर हो गए, तो अभी कौन है? तो अभी तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी बन गए हैं। और ये कार्यभार 30 अप्रैल 2024 को संभालेंगे। 30 अप्रैल 2024 को ये अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे आर हरि कुमार। ठीक है, और ये कौन से नंबर के थे? तो ये 25वें नंबर के थे। ठीक, 25वें भारतीय नौसेना के प्रमुख थे। अच्छा, जब ये 25वें थे तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे हमारे 26 नंबर के, 26 नंबर के। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर हम साथ साथ इसके अलावा और क्वेश्चंस की भी डिटेल थोड़ा जान लें, जैसे है ना भारतीय नौसेना के अलावा जैसे वायुसेना के प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, ठीक है, ये कौन है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। या फिर अगर मैं बात करूं थल सेना प्रमुख की, थल सेना प्रमुख, है ना, थल सेना प्रमुख आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। या फिर मैं इसके अलावा बात करूं सीडीएस, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है ना, अगर मैं बात करूं सीडीएस की, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है हमारे। ठीक है, चलिए, आपको मुझे बताना है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं सर्वोच्च सेना का सेनापति कौन होता है ना, सर्वोच्च सेना का, सर्वोच्च सेना का सेनापति। ठीक है, तो आप मुझे इसका भी आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, तो मैं कुछ आंसर्स लिख देता हूँ। जैसे वायुसेना के प्रमुख कौन हो जाएंगे? तो वायुसेना के प्रमुख हो जाएंगे वी आर चौधरी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें थल सेना प्रमुख की, तो थल सेना प्रमुख कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे मनोज पांडे, मनोज पांडे। ठीक है, और मैं अगर बात करूं तो वी आर चौधरी कौन से नंबर के हैं? तो ये 27 नंबर के हैं। ठीक है, और मैं मनोज पांडे की बात करूं तो थल सेना के प्रमुख कौन से नंबर के हैं? तो 29 नंबर के हैं। याद रखेंगे आप, कई बार ये चीज़ें क्रम में भी पूछ ली जाती हैं। अगर मैं बात करूं सीडीएस की, तो कौन है ये? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल, है ना, अनिल चौहान। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इनसे पहले आप सभी को पता ही है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे उसका आंसर। ठीक है, हाँ, अगर मैं बात करूं सर्वोच्च सेना के सेनापति कौन है, तो आप सभी मुझे आंसर देंगे। तो कौन हो जाएंगे वो? भारत की राष्ट्रपति। ठीक है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च सेना का सेनापति कहलाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल लिखे हैं तो वो जरा पढ़ लेंगे। जैसे वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वह 30 अप्रैल 2024 को कार्यभार, है ना, संभालेंगे। वर्तमान सेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सेवा के रिटायर होने के बाद त्रिपाठी वर्तमान के नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में
कार्यरत थे। अभी नए अपॉइंट हुए हैं, लेकिन इससे पहले ये उप प्रमुख भी रहे। ठीक है, उप प्रमुख थे, उप प्रमुख की पोस्ट पर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं थोड़ी सी और डिटेल की यहाँ पर बात कर लूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बीएसएफ के अध्यक्ष प्रमुख कौन है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे सीआरपीएफ के कौन है, आप मुझे बताएंगे सीआईएसएफ के कौन है, आप मुझे बताएंगे आईटीबीपी के कौन है। ठीक है, चलिए बीएसएफ के कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे नितिन अग्रवाल। कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नितिन अग्रवाल। चलिए, और मैं बात करूं सीआरपीएफ के, तो सीआरपीएफ के कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अनीश दयाल सिंह। कौन हो जाएंगे, अनीश दयाल सिंह। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीआईएसएफ की, तो ये कौन हो जाएंगे, सील वर्धन सिंह। कौन हो जाएंगे, सील वर्धन सिंह। ठीक है, हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे सीआरपीएफ के, तो सीआरपीएफ के अनीश दयाल सिंह अभी अपॉइंट हुए हैं कुछ ही दिन पहले, नवंबर में। अगर मैं इसके बाद पहले बात करूँ तो ये थे SL1000। ठीक है, याद रखेंगे आप, SL1000। ठीक, आईटीबीपी की अगर बात करें, तो आईटीबीपी के कौन थे पहले, तो अनीश दयाल थे, लेकिन अभी कौन हुए हैं, राहुल सरगोत्रा। आईटीबीपी के हो गए राहुल रसगोत्रा। ठीक है, याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट्स है, आप इनको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। स्काई टैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, जैसा कि आप एयरपोर्ट की फोटो भी देख पा रहे हैं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए चंगी हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या ऑप्शन नंबर डी दुबई हवाई अड्डा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है, दोहा में। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्काई टैक्स है ना। स्काई टैक्स अवार्ड एयरपोर्ट 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया है। हमाद एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर चोंगी, इससे पहले जो था ये सिंगापुर का था। ठीक है, 12 बार रह चुका है हवाई अड्डा पीछे छोड़कर, ये अवार्ड अपने नाम किया है। साथ ही लगातार दूसरी बार खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी जीत लिया है। ठीक है, दिल्ली का एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट लिस्ट में 36वें नंबर पर है। और जैसे कि हमने कल ही की क्लास में करा है, सबसे बिजीएस्ट जो 10 सूची आई थी एयरपोर्ट की, तो उसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट कहाँ पर है, कौन से स्थान में है, तो 10वें स्थान पर है। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। ठीक है, और बेस्ट एयरपोर्ट की अगर बात करें तो वे 36वें नंबर पर है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी। ये तो हो गए दूसरे खिलाड़ी। अगर मैं बात करूं पहले खिलाड़ी की बात करूं, फर्स्ट प्लेयर या फर्स्ट खिलाड़ी कौन है यहाँ पे, तो हो जाएंगे MS धोनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए, ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी जोस बटलर, ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली या डेविड वार्नर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। जैसे मैंने कुछ डिटेल में लिखा है, मुंबई इंडियंस की सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले। अगर मैं बात करूं पहले हो गए, दूसरे हो गए, अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरे कौन है, तो दिनेश कार्तिक हैं। दिनेश कार्तिक। ठीक है, वो तीसरे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदुस्तान जिंक विश्व स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा या चौथे स्थान पर। ठीक है, तो आपको बताना है राइट आंसर। तो ये कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं जो हिंदुस्तान जिंक वैश्विक कंपनी है, ये किसके समूह के अंतर आती है, तो ये वेदांत समूह के अंतर्गत आती है। वेदांत समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर
चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पिछले साल कंपनी कंपनी चांदी प्रोडक्शन में चौथे स्थान पर थी। ठीक है। और चांदी वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदुस्तान जिंक के चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल है। ठीक है। तो आपको इसके एक तो चेयरमैन याद रखना है। और हिंदुस्तान जिंक किसके अंतर्गत आती है, तो ये वेदांत ग्रुप्स के अंतर्गत आती है। ठीक है। और वेदांत ग्रुप्स इसके अलावा और किस किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो जिंक का करते हैं, जैसे लेड का करते हैं, लेड यानी शीशे का, या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड का, है ना, इस तरह के कुछ मटेरियल्स हैं तो जिनका ये प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वेदांत ग्रुप की आप चेयरपर्सन भी याद रख सकते हैं, प्रिया अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नेपाल, फिलीपींस या थाईलैंड या फिर बांग्लादेश। तो राइट आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है। हाल ही में 375 यानी कि $375 मिलियन के समझौते के साथ भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस, है ना, को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पहले बैच की आपूर्ति की है। फिलीपींस ने भारत के साथ जनवरी 2022 में यह डील की थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 2.8 मेक ध्वनि, है ना, की प्रति से लगभग 3 गुना से अधिक फायर करती है, गति से फायर करती है। चलिए थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं हम। थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीजें हैं 2-4 क्वेश्चंस में। तो अगर हम डिटेल की इसमें बात करें तो सबसे पहले शब्द आया इसमें, एक बात करेंगे हम सुपरसोनिक की। ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पर सुपरसोनिक, है ना। चलिए सुपरसोनिक होता क्या है थोड़ा सा आप जान लें। जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में इस चीज को डिटेल्स में जानेंगे। यदि किसी वस्तु की चाल, ठीक है, यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो, साउंड की जो स्पीड है ना, अगर मैं इसी बात को इंग्लिश में कहूँ, इफ स्पीड एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ अ साउंड देन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सुपरसोनिक। ठीक है। तो आप इस चीज को समझें कि जो साउंड की स्पीड से जो तेज जाएगी, ठीक है, वह क्या कहलाएगा, सुपरसोनिक कहलाया जाएगा। ठीक है। यह मैं इसमें लिख देता हूँ। चलिए, और हम यदि किसी वस्तु की चाल, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सुपरसोनिक में 1.2 मैक से 5 मैक तक की जो चाल होती है ना, यही चाल क्या होती है, पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक स्पीड कहला जाती है। ठीक है, वस्तु की। ठीक है। चलिए अगर हम बात करें 1 मैक किसके बराबर होता है, 1 मैक बराबर होता है, तो 1 मैक स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की चाल के बराबर। अगर हम बात ब्रह्मोस की करें तो ब्रह्मोस कितना है, 1.2 से लेकर के 5 मैक तक की स्पीड से जाने वाली, यानी कि ध्वनि की चाल से अधिक। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। चलिए आशा करता हूँ आपको इस चीज समझ आ गई होगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कितने की डील है ये, तो $375 मिलियन के साथ इस पर समझौता हुआ है। ठीक है। अगर हम बात करें सुपरसोनिक की, तो इसके अलावा ब्रह्मोस के अलावा जैसे आपके पास रफेल है ना, रफेल के अलावा जैसे तेजस है। ठीक है। तो ये सब सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। ठीक है। अगर आप किसी भी मिसाइल के आगे सुपरसोनिक लगाए तो आप इस चीज को ऐसे समझेंगे कि वह स्पीड जो कि साउंड की स्पीड से ज्यादा हो। ठीक है। और हम साउंड की स्पीड को से ज्यादा को किस में नापते हैं, तो इसको मैक में नापते हैं। किस में नापते हैं, तो इसको मैक में नापते हैं, मैक। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, किस शहर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ से, बी कानपुर से, या सी वाराणसी से, या डी पटना से। तो आपको बताना है इनमें राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में वाराणसी में तिरंगी बर्फी, ठीक है, को जीआई टैग मिला है। जैसे कि आप इसमें इमेज में भी देख पा रहे हैं, तो तीनों रंग की ये बर्फी है, तिरंगा कलर में। ठीक है। दलवा मूर्ति, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अभी तक बनारस क्षेत्र में कुल 34 उत्पादकों और उत्तर प्रदेश के 75 उत्पादकों को जीआई टैग
प्रदान किया जा चुका है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज़ को हम। यहाँ पे 3 चीज़ों को भी जीआई टैग मिला है। एक तो नंबर 1 तिरंगा बर्फी को मिला है, इसके साथ साथ और किसको मिला है ना, मूर्ति मेल्टिंग क्राफ्टिंग, है ना, कास्टिंग क्राफ्टिंग, ठीक है, जैसे आप इसमें इमेज में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में टोटल जीआई टैग की तो कितने हो गए, 75 उत्पादकों को। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पे है और इसके बाद 58 रैंक वाला कौन है, तो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक, सेकंड नंबर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने राज्य के, है ना, त्रिशूरपुरम उत्सव के दौरान हाथियों एवं कलाकारों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। आप जिस चीज़ को ऐसे समझिए, चंडीगढ़ से त्रिशूरपुरम का कोई संबंध नहीं है ना, गुवाहाटी का कोई संबंध नहीं है, कलकत्ता का भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है। कलकत्ता आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय ने, ठीक है। हाल ही में फैसले में केरल उच्च न्यायालय ने त्रिशूरपुरम उत्सव के दौरान हाथियों एवं कलाकारों की सुरक्षा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। त्रिशूरपुरम केरल संस्कृति और आध्यात्मिक तौर पर एक भव्य उत्सव है, ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो यह केरल के मलयालम माह का मतलब मदोम, मदोम का मतलब है अप्रैल या मई के माह में, है ना, मलयालमों द्वारा अप्रैल या मई, अप्रैल मई में मनाया जाने वाला त्योहार है, के दौरान मनाया जाता है उत्सव ये, है ना। अगर हम बात करें पुरम में त्रिशूर के अलावा जितने आसपास 10 मंदिर होते हैं वो सभी शामिल होते हैं। अन्य सभी त्योहारों से अधिक मान्यता या उत्साह के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कोचीन के महाराजा, शुरुआत किसने करी थी इसकी, शुरुआत कोचीन के महाराजा राम वर्मा, ठीक है, राम वर्मा ने करी थी। कब करी थी, तो ये 1790 में 1805 के आसपास, ठीक है। चलिए, अच्छा, किस देवी देवता है, किस भगवान के उसमें मनाया जाता है ये, है ना, त्रिशूरपुरम उत्सव, तो ये वडकुंडमनाथ मंदिर में लिख देता हूँ, पीठासीन देवता है, वडकुनाथम नाथन मंदिर के पीठासीन देवता, पीठासीन देवता, ठीक है, याद रखेंगे आप इसको, ठीक। चलिए, इंपॉर्टेंट उत्सव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे इंडिया में भी लागू होना ज़रूर चाहिए, ठीक है, ऐसा आशा करी जा सकती है, ठीक है। ऋषि सुनक हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने 15 वर्ष या उससे कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए धूम्रपान पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया है, ठीक है। तो कहाँ ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने या इटली ने या जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन, ठीक है। अक्टूबर 2023 में घोषित ब्रिटेन के प्रस्ताव में बताया गया कि 2009 या उसके बाद पैदा हुए कोई भी व्यक्ति तंबाकू की बिक्री नहीं कर सकता, ठीक है। 15 वर्ष या उससे कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को देश में कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने पर रोका जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा विचार है और प्रस्ताव है ये, तो ये ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने, है ना, जल्द ही हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्रा MK2 परीक्षण करने की घोषणा की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए DRDO, भारतीय सेना या भारतीय नौसेना या भारतीय वायुसेना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना बहुत जल्द हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एस्ट्रा MK2 का परीक्षण करने वाली है। इस मिसाइल की रेंज 130 से लेकर 160 किलोमीटर की है। इसकी स्पीड, सटीकता और बेहतर की और ये लोकेशन बदलने वाले टारगेट को भी खत्म कर देती है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स हो जाएंगे कुछ। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा याद रखेंगे, मिसाइल का नाम आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप सभी को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इंडिया द रोड टू रैंसा ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी मनु भंडारी, ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर या ऑप्शन नंबर डी भीमेश्वर चल्ला,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त हैं, संयुक्त राष्ट्र और पूर्व अधिकारी। ठीक है, भीमेश्वर चल्ला ने अपनी पुस्तक इंडिया इंडिया द रोड टू रेनेसा ए विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक न केवल उन समस्याओं का निदान करती है जिनका सामना भारत कर रहा है, बल्कि उनका समाधान भी करता है। ठीक है, चलिए, तो अगर इसमें थोड़े से हम डिटेल की बात कर लेते हैं, इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पुस्तकों का भी नाम मैं यहाँ नोट करा देता हूँ, जिससे कि आप आसानी से याद कर पाएंगे। जैसे एक पुस्तक का नाम याद रखेंगे, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। ठीक है, तो ये किसकी पुस्तक है ये? तो ये अमृत माथुर की। किसकी पुस्तक है? तो ये अमृत माथुर। इसके अलावा एक बुक का नाम याद रखेंगे, हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। ठीक है, चलिए, इसका आपको सभी को पता ही है, तो ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये गोवा से संबंध रखते हैं, श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाएगी मानसून। ठीक है, क्या हो जाएगी? मानसून। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अभय के। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पुस्तक हो जाएगी, आप इसको याद रखेंगे, कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल एक यात्रा की जुबानी। ठीक है, तो ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो ये ऋषिराज की। किसकी? तो ये ऋषिराज की पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक पुस्तक याद रखेंगे आप, यहाँ लिख देता हूं मैं। इसके अलावा एक पुस्तक याद रखेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज। किसकी पुस्तक है ये? तो ये हो जाएगी डॉक्टर YS राजन। ठीक है, चलिए, तो याद रखेंगे ऑप्शन, एक क्वेश्चन, एक और बुक याद रखेंगे आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये हो जाएगी आपकी, इसको याद रखेंगे, आज़ादी। ठीक है, आज़ादी किसकी पुस्तक है? तो ये है अरुंधति रॉय। ठीक है, चलिए, याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन पुस्तकों का संबंध पेपर से सीधा है, कोई भी पुस्तक आ सकती है। आप इन सभी को एक अलग नोट्स पर बुक्स करके एक अलग पेज बनाएंगे, तो उसमें जितने भी बुक्स मैं डेली कराऊंगा, तो उसको एक एक करके आप उसमें नोट करते जाइए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ना, वो लागू करने में कौन से राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, या सी पश्चिम बंगाल, या डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, जैसा आप इसमें भी देख पा रहे हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? एक नया बाजार आधारित तंत्र है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में स्वेच्छा पर्यावरणिक कार्यों को प्रोत्साहन करना है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आपको कुछ भी एक भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।